हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन हर भाषा के उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग होते हैं, जिनमें जो है उनको जानना हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय जो हैं कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो अगर किसी शब्द में जुड़ जाएं तो उनका अर्थ ही विशेष बना देते हैं। इसलिए ये जो है उपसर्ग और प्रत्यय में बस थोड़ा सा अंतर ये है कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के ठीक पीछे लगता है, जबकि इन लोगों का स्वतंत्र रूप से ना कोई प्रयोग नहीं होता। ये शब्द में जुड़कर ही उन्हें विशेष अर्थ देते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर उपसर्ग जो है, उपसर्ग से अगर शब्द को अलग किया जाता है तो शब्द एक सार्थक शब्द रहते हैं, लेकिन उपसर्ग अगर अलग कर दिया जाए तो वो एक कुछ अर्थ नहीं रखता, वो एक केवल शब्दांश ही रहता है। अव्यय वे शब्द हैं जो कारक हो, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, इन सब से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना रूप जो जस का तस होता है उसका ये बदलता नहीं, इसलिए इसको अव्यय बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं इसके बारे में। हम लोग आज कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे और उन कुछ संदेह होंगे उनके समाधान भी करेंगे आसानी से। आज चलिए देखते हैं कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। उपसर्ग के भेद जो होते हैं उनमें मुख्य चार हैं। जैसे पहला हो गया हिंदी का उपसर्ग, दूसरा हुआ संस्कृत भाषा का उपसर्ग, तीसरा जो है उर्दू भाषा का उपसर्ग, और चौथा जो है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त अव्यय जो होते हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सब लोग नहीं जानते। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं और उनको समझने की शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग समझेंगे। अब आज हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग के बारे में। हिंदी जो है हिंदी के भाषा के कुछ जो हैं ऐसे शब्द उपसर्ग हैं, उनके कुछ पहचान हैं, वो आसानी से कैसे समझ में आएंगे, इनके लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं। आप देखिए इसको। अगर अ है, अध है, चौ है, बिन है, सौ है, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप देखते ही उनको समझ जाएंगे कि ये हिंदी के उपसर्ग हैं। और ये शब्द में कैसे पहचाने जाएंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं आगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को, अगर आपको लगता है कि उपसर्ग समझने के लिए हमको उनके अर्थ भी जानने ज़रूरी हैं, इससे क्या होगा कि हिंदी में बच्चों के इंटरेस्ट बढ़ेंगे। हिंदी में बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब बारी आती है अ की। अ का मतलब होता है विपरीत, विपरीत यानी उल्टा। इसमें है, इसके कुछ उदाहरण देखिए आप। अवगुण, अवगुण में अ है। इसके बाद अवधारणा, अवधारणा में अ है। इसके बाद जो है भर की बारी आती है। भर का अर्थ होता है भरा हुआ। इसके कुछ उदाहरण देखिए। भरपूर, भरसक या भरपेट, इन तीनों में भर भर उपसर्ग लगे हुए हैं। इसके बाद जो है बारी आती है अन उपसर्ग की। ये है निषेध या कमी, इसका अर्थ होता है। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे कि अनजान। अनजान जो है, अनजान में अन उपसर्ग। इसके बाद जो है अनपढ़। अनपढ़ में आपने देखा कि अन और पढ़ अलग कर देंगे, तो अनपढ़ में अन उपसर्ग हो गया, अनहोनी में अन उपसर्ग हो गया। अब बारी आती है संस्कृत के उपसर्गों की। अब हम इनकी पहचान, जिनको हम शॉर्टकट में समझ सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकेंगे आप लोग, और इसके अर्थ और इसके उदाहरण के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे हो गया आपका अधि। अधि उपसर्ग है। ये जो इसका अर्थ होता है ऊपर, और अधिपति, ऊपर भी होता है और श्रेष्ठ भी होता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अधिपति, अधिपति में अधि उपसर्ग, अधिनियम में अधि उपसर्ग। ऐसे बहुत सारे होते हैं शब्द जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। अभी, अभी है, अभी का मतलब होता है ओर, ओर यानी उसकी ओर, सामने यानी उसके सामने। अभिनव, अभिनव में अभी उपसर्ग हो गया। अभिमुख में अभी उपसर्ग हो गया। और अभिवादन भी है, जैसे अभिवादन हो गया, उसमें भी अभी हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। उप, उप है, उप का अर्थ होता है छोटा, छोटा। देखिए उदाहरण, उपमंत्री, उपमंत्री में उप है, उप हो गया उपसर्ग। उपवन में उप उपसर्ग हो गया।
उपजाति में जाति सार्थक शब्द को हटा देते हैं तो उप हो जाता है उपसर्ग। अब बारी आती है अति उपसर्ग की। अति उपसर्ग का मतलब होता है अधिक। अधिक यानी देखिए, अति क्रुद्ध यानी बहुत अधिक, जो क्रोधित होता है उसको अति क्रुद्ध बोलते हैं। अति उत्तम, अधिक उत्तम जो सबसे बढ़िया होता है उसको अति उत्तम बोलते हैं। अब बारी आती है अतिउक्ति की। ये भी, इसमें भी जो है अति उपसर्ग हो गया। इसके बाद आता है अनुपसर्ग। इसमें क्या है ना कि हिंदी में भी और संस्कृत में भी, दोनों में भी अन का उपयोग हुआ है, लेकिन इसमें बस एक छोटा सा ये है अंतर कि जब आप देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग में अनुपसर्ग, तो उसमें क्या है ना कि जो भी शब्द आते हैं वो अधिकांशतः जो है तत्सम होते हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या है कि अन का अभाव आपने देख लिया, अभाव यानी कमी। अब आता है अनंत। अनंत, अनंत में अन और अंत अलग होगा इससे, तो अन उपसर्ग इसमें हो गया। जबकि डायरेक्टली आपको देखने में लगेगा ना कि ये आधा न है, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसमें अन को अलग कर दिया जाएगा। फिर अगला आता है अनादि। इसमें भी आपको ध्यान देना होगा, इसमें अन को अलग करेंगे तो आदि बचता है। अब बारी आती है अन्वेषण की। अब आप जो है एक छोटा सा ये डाउट है जो आपको क्लियर करना है। अन्वेषण, अन्वेषण का क्या होगा उपसर्ग, आप हमको कमेंट में लिख करके बताएं। और आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट जरूर करें और लाइक करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है बनाने के लिए। तो आप इसको देख करके और बताएं कि आपको अगली क्लास में आपको और क्या चाहिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं कहाँ कहाँ पे। तो मैं सोचूंगी इनके बारे में कि मैं आपको आसानी से अपनी भाषा में बता सकूं। धन्यवाद।